हेलो एवरीवन। मैं संजय मान अचीवर्स एकेडमी की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। आप सब जानते हैं कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में बजट पेश किया। तो हम बजट पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो बजट है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए ग्रोथ का एक इंडिकेटर होगा, और मिडिल क्लास जो थी उसको बजट से क्या उम्मीदें थी, जो फार्मर्स थे उनको क्या उम्मीदें थी, आम लोगों के हित में रहा या नहीं रहा, उन सभी कारणों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब बजट हाइलाइट्स में देख रहे हैं कि 35,000 करोड़ जो है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। 35,000 करोड़ जो है, आप सब जानते हैं कि जो कोरोना था, कोरोना का एक बजट हम पहले से इस चीज़ का अनुमान लगा रहे थे कि कोरोना पे एक अलग से बजट बनाया जाएगा और इसकी एक मार्केट खड़ी की जाएगी, और कुछ ऐसा ही आप बजट में होता हुआ आपको दिखाई दे गया कि वहाँ पर यहाँ 35,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना दिया गया। हालांकि पेंडेमिक जो है वो पूरे विश्व को आप समझते हैं कि पूरे विश्व को कोरोना ने अपने आगोश में लिया था। हर सरकार, हर देश की सरकार जो है इसके प्रति सचेत रही। इसी प्रकार से भारत में जो 35,000 करोड़ का जो एक बजट देखने को मिला है, मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही इसको मैं अपने तरफ से रेट करूँगा। हेल्थ सेक्टर को एक तरीके से फोकस किया गया है। हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा जो है पैसा अब की बार लुटाया गया है। हालांकि इस बात को भी मैं मानता हूँ कि जो हेल्थ है वो एक तरीके से वेल्थ है। हेल्थ एक प्राइमरी फैक्टर है, लेकिन जितना आवश्यकता से अधिक जिस चीज़ को हम बोलें तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अतिशयोक्ति होगा ये कहना कि गवर्नमेंट ने जो है जो कोरोना है उसको एक हथियार के रूप में लिया है। चाहे वो आप इकोनॉमिक स्लो डाउन में कोरोना के सिर जो है पूरी इकोनॉमिक जो स्लो था उसको कोरोना के सिर फोड़ दिया गया, कह दिया गया कि कोरोना इसका कारण है। इसी प्रकार से कोरोना के नाम पर एक भारी भरकम बजट हेल्थ सेक्टर में देखने को मिला। तो मैं इसको आप पे छोड़ देता हूं कि आपका निर्णय यहाँ क्या रहेगा। हेल्थ केयर का जो अब की बार आप टोटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं वो पिछले बजट की तुलना में 137% से बढ़ गया है। ये एक कोई छोटा इंक्रीमेंट नहीं है, 137% से बढ़ गया है। यानी अब की बार जो है 2.23 लाख करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर पे खर्च किए गए हैं। 2.87 लाख करोड़ रुपए जल जीवन मिशन पे खर्च किए गए हैं। हालांकि ये जो बजट हमें देखने को मिलते हैं इनका ज़मीनी जो रिजल्ट है वो क्या देखने को मिलेगा ये बाद की बातें हैं। लेकिन अभी जो बजट में आपको देखने को मिल रहा है कि 2.87 लाख करोड़ जल जीवन मिशन, जो कि हम बात करते रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, उसके या फिर जो वाटर है उसकी क्वालिटी के बारे में हम बात करते रहे हैं, उन सब पे जो है एक अलग से बजट हमें देखने को मिला है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यानी अब जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो बाहरी कंपनियां जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ भारत में निवेश कर पाएंगी। इस बात में भी कभी मैं दो राय नहीं रखता कि एक बार मोदी ने बोला था जब वो गुजरात के सीएम थे कि ये जो एफडीआई है ये किसी न किसी तरीके से भारत की स्वतंत्रता और उसकी अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन आज आप बजट के माध्यम से देख रहे हो कि किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा रहा है। अगर आप इकोनॉमिक वे से देखें तो मैं इसका एक पक्षधर हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है किसी न किसी तरीके से ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल इस बात को करें या पॉलिटिकल वे से इस चीज़ को देखें तो गवर्नमेंट में जो आज प्रधानमंत्री की पोस्ट पे हैं मिस्टर मोदी, वो कभी इसके आलोचक भी थे। टैक्स स्लैब्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आप सब जानते हैं कि यहाँ से भी लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन मैं यहाँ भी इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि जैसा कि पेंडेमिक रहा है, जो हालात हमारी इकोनॉमी के रहे हैं, उस हालात में जो
टैक्स है उसको कम करना शायद गवर्नमेंट के बूते की बात ना हो, लेकिन यहाँ से भी लोगों को उम्मीदें थी कि उनको टैक्स रेट में बदलाव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो इस पेंडेमिक सिचुएशन को समझते हुए लोगों को हाथ में जो है वो ज़्यादा इनकम देने की कोशिश करेगी और टैक्स रेट को कट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने खजाने की तरफ देखते हुए इस फैसले को सुरक्षित रखा और कहीं ना कहीं अपने पक्ष में रखा कि वो किसी भी तरीके से टैक्स कट करने नहीं जा रही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक सही फैसला भी गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। 64,000 करोड़ रुपए जो है आत्मनिर्भर भारत का एक बजट बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत पे आप मोदी के तमाम भाषणों को सुन सकते हैं और उसका क्या असर है आप इस बजट में भी देख सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बजट बनाया गया। आधारिक संरचना मजबूत हो उसको लेके 20,000 करोड़ की राशि जो है आधारिक संरचना के लिए सुरक्षित रखी गई। डिस इन्वेस्टमेंट जो कि मोदी सरकार की एक बड़ी नीति रही है। मोदी सरकार जब से सत्ता में है इसका खूब यूज किया है। इस नीति का एक जोरदार समर्थन बीजेपी सरकार करती रही है। और डिस इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ कि एक सही नीति नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर की जो इनकम है उसको जो है रिड्यूस कर देती है। आप कुछ ना कुछ बेच के अगर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर ये वही बात हुई कि आपने किसी चीज़ से आने वाली इनकम को तो आपने ख़त्म कर दिया ना। तो इसी प्रकार से 2.25 लाख करोड़ रुपए का और आपको जो है डिस इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। यानी इसका बजट में असर ये होगा कि जिस तरीके से 2.25 लाख रुपए का जो टारगेट रखा गया है कि आप अगले टाइम में कुछ और जो सरकारी सेक्टर हैं, जो पब्लिक सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं उनको बिकते हुए देखोगे, जो कि मोदी सरकार की एक बड़ी नीति रही है। और मैं इसका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ। इकोनॉमिक्स दृष्टि से भी ये सही नहीं है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करके इकोनॉमी को बूस्ट अप करने का काम करें, डोज देने का काम करें। तो ये एक सही फैसला मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी आपकी अलग अलग राय हो सकती हैं। एमएसएमई 15,700 करोड़ रुपए एमएसएमई को भी दिए गए हैं। एमएसएमई के सुधार के लिए भी रखे गए हैं। उनके लिए भी एक अलग से राशि भारी भरकम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी जो है एमएसएमई को खुश करने की तमाम कोशिशें जो हैं वो सही साबित हुई हैं। और 15,700 करोड़ रुपए की राशि है एमएसएमई के लिए दी गई है। पीछे भी आपको याद होगा एमएसएमई पे काफ़ी काम किया जा रहा था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, और वो यहाँ भी उसका आपको फल नज़र आ रहा होगा कि यहाँ भी बजट में भी इतना ही पैसा एमएसएमई पे लुटाया गया है, या फिर मैं ये कहूँ कि उसके लिए एक तरीके से बजट बनाया गया है। 1.10 लाख करोड़ फॉर रेलवेज अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जाता है कि रेलवे के लिए इतना बड़ा बजट फिलहाल आज तक का जो मोदी सरकार ने बनाया है, तो ये इससे ऊपर बजट नहीं बना है। तो देखते हैं इसका क्या असर रेलवे पे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आप सब जानते हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट की नीति ने कौन कौन से पब्लिक सेक्टर हैं उनको काफ़ी एक तरीके से इफेक्ट किया है। और उनकी जो लोगों की भी जो सोच है वो मोदी सरकार के प्रति क्या है, आप मेरे से बेटर जानते हो कि आपके आसपास के जो जो लोग हैं वो पब्लिक सेक्टर को लेकर क्या उनकी थिंकिंग है, उन सब पे आप एनालिसिस कर सकते हो। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर जो है वो देश के लोगों की वेलफेयर के लिए होते हैं। इन पे आप डिसइन्वेस्टमेंट करके लोगों की वेलफेयर को कम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर निजी कंपनियों के हाथों में आप बागडोर को देते हो, उससे जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए जो है पब्लिक वेलफेयर कम करते हैं, और जिसके कारण जो लोग हैं उनके कल्याण में कमी होती है। अर्बन इंडिया क्लीन मिशन के लिए भी 1.41 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो तैयार किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की थी और उसमें आप देख रहे हैं कि 8500 किलोमीटर जो हाईवे हैं
उनका टारगेट रखा गया है कि 8500 किलोमीटर तक का जो हाईवे है वो 2022 के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। अब यहाँ आपको ये सेस शब्द नज़र आ रहा होगा। ये सेस जो लगाया गया है ये ₹2.5 का लगाया गया है पेट्रोल पे और ₹4 का लगाया गया है डीजल पे। इसका मतलब ये होता है कि जो ये ₹2.5 हैं जो कि पेट्रोल पे सेस लगा है, ये कृषि सेक्टर के डेवलपमेंट पे लगाए जाएंगे, कृषि सेक्टर के ग्रोथ पे लगाए जाएंगे। और जो डीजल से ₹4 आएंगे वो भी स्पेशल जो है कृषि सेक्टर के ग्रोथ के लिए ही सरकार खर्च करेगी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर किसान जो है वो पेट्रोल लेता है या फिर डीजल लेता है, अपने ट्रैक्टर में वो डीजल को भरवाता है, तो ₹4 तो उसको भी पे करने पड़ेंगे ना। तो उसी के रुपए आप उसी के सेक्टर पे खर्च कर रहे हो, तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि डीजल और पेट्रोल केवल किसान लेते हैं, नहीं, बाकी लोग भी इकोनॉमी के अंदर पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, लेकिन किसान भी कम यूज नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जो पैसा है एग्रीकल्चर सेक्टर का ये बाकी सेक्टर से आप कलेक्ट कर रहे हो। इसका जो असर है वो किसानों पर भी देखने को मिलेगा और किसान भी अपने ही एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सेस देंगे, पेट्रोल पे भी देंगे और डीजल पे भी देंगे। बट जो गवर्नमेंट है उसका कहना ये है कि उसका अपना एक पक्ष है। उन्होंने बोला है कि जो कस्टम ड्यूटी है, जो ड्यूटी है उसको, जो ड्यूटी हटाई गई है पेट्रोल और डीजल से, जो कम कर दी गई है, मैंने एक शब्द यूज़ किया, हटाई गई नहीं बल्कि कम कर दी गई है, जिससे जो फाइनल जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे नहीं जाने वाला है। यानी अगर इस पे सेस लगा है तो कहीं ना कहीं ड्यूटी भी घटा दी गई है, जिससे जो फाइनल बर्डन है कंज्यूमर पे वो नहीं पड़ने वाला है। यानी बैलेंस में रहेंगी बातें। अगर जो सेस लगा है उतने ही परसेंटेज से इस पे से ड्यूटी घटा दी गई है, तो किसी भी तरीके से बढ़े हुए रेट का जो है फाइनल कंज्यूमर्स पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने एक तरीके से 16.5 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर लोन जो है, क्रेडिट जो है वो तैयार किया है। यानी 16.5 लाख करोड़ का जो कृषि लोन है उसका दायरा बढ़ा दिया है। यानी 16.5 लाख करोड़ इकोनॉमी में कृषि सेक्टर पे अब लोन के रूप में दिए जा सकेंगे। फिस्कल डेफिसिट जो कि 2020-21 की ईयर के लिए 9.5% रहा, यानी कि 9.5% का जो है वो वित्तीय घाटा देखने को मिला 2020-21। कोई भी वित्तीय घाटा है वो सरकार की उधार को दिखाता है कि उसने जो है कितना कर्ज उठाया इकोनॉमी में, जो पैसा उसने खर्च किया है, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो ये जो हमारा जीडीपी का 9.5% जो है ये फिस्कल डेफिसिट रहा 2020-21 के लिए। यानी 9.5% हमारी टोटल जीडीपी का गवर्नमेंट ने उधार के रूप में लिया, कर्ज के रूप में लिया। इसी प्रकार जो करंट ईयर है यानी 2021-22 उसके लिए इसका जो लक्ष्य है, यानी उसको जो अनुमानित रखा गया है वो 9.5 से घटकर 6 से कुछ ऊपर ही लगा लो, 6.8% रखा गया है। यानी जो 2021-22 है उसके लिए 6.8% का जो वित्तीय घाटा है यानी फिस्कल डेफिसिट है उसको अनुमानित माना जा रहा है कि गवर्नमेंट अब की बार भी जो है वो कहीं ना कहीं जीडीपी के 6.8% को उधार लेगी, यानी कर्ज के रूप में लेगी, ताकि इकोनॉमी जो है ग्रोथ की तरफ चले। 7 न्यू टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो 3 सालों के अंदर सेटअप किए जाएंगे। और जो 75 साल से ऊपर के जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन लेने वाले पेंशन करता हैं, उनको अब कोई आईटीआर नहीं भरनी होगी। यानी एक जो मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा था वो सीधे तौर पे कोई छूट नहीं मिली है, लेकिन 75 साल से ऊपर के जो पेंशनधारी हैं, जो पेंशन लेते हैं, उनको अब टैक्स के रूप में बेशक कोई बड़ी छूट ना मिली हो, लेकिन अब वो से आईटीआर से मुक्त कर दिए गए हैं कि आप आईटीआर ना भरें तो चलेगा। यानी एक तरीके से लॉलीपॉप जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को दिया गया है। जो 75 साल से नीचे के व्यक्ति हैं उनको इनकम टैक्स में किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं मिला है। इसी प्रकार से 4.78 लाख करोड़ रुपए जो है डिफेंस सेक्टर में
रखे गए हैं, उनके लिए एक बजट बनाया गया है। और ऐसा कहाँ हो सकता है कि जो मोदी सरकार है वो डिफेंस सेक्टर के लिए काम ना करे, राष्ट्रवादियों को खुश ना करे। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है बीजेपी जो सरकार है उसकी एक बहुत बड़ी ताकत भी है, और वो उसके डिफेंस बजट से भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। राफेल और अन्य जो जो डिफेंस सेक्टर में जो बजट तैयार किए जाते हैं, जो पैसा खर्च किया जाता है, वो इकोनॉमिक दृष्टि से बिल्कुल भी आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो किसी तरीके से डेवलपमेंट में काम आएगा। वो डेवलपमेंट नहीं कहा जाता है, उसको डेवलपमेंट के लिए यूज भी नहीं किया जाता है, बल्कि वो एक तरीके का डेड वेट लॉस माना जाता है। डेड वेट लॉस कि जो प्रोडक्टिव नहीं होता है, यानी डिफेंस पे किया गया खर्च जो है वो इकोनॉमिक्स में अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करें तो उसको बिल्कुल भी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल नहीं माना जाता है, उसको बिल्कुल भी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव नहीं माना जाता है। चाहे आप किसी भी तरीके के राफेल आप लेके आए, या फिर कुछ टैंक लेके आए, बंदूकें लेके आए, जो भी आप डिफेंस सेक्टर में खर्च करने वाले हो, वो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव नहीं होता है, वो एक तरीके का डेड वेट लॉस होता है। और जितना ज़्यादा डिफेंस सेक्टर पे बजट बनाया जाएगा, प्रोडक्टिविटी आप कह लीजिए, उतने ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्टिविटी का लॉस होता नज़र आएगा। तो मैं डिफेंस सेक्टर पे भारी भरकम बजट के पक्ष में कतई नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रवादियों की नीति होती है, और वो राष्ट्रवादियों की जो नीति है उन्हीं का ये एक तरीके से फल होता है कि बजट जो डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलता है वो कितना भारी भरकम है और कितना वो कम है। अगर पूरे बजट का हम एनालिसिस करें तो कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी, जैसे कि आपने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ज़्यादा फोकस किया गया हेल्थ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एग्रीकल्चर को पूरी तरह से माय डियर इग्नोर किया गया है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब एग्रीकल्चर को मोदी सरकार ने इग्नोर किया हो। आमतौर पर जो सरकारें हैं वो एग्रीकल्चर को इग्नोर करती ही हैं। तो जो एग्रीकल्चर के अंदर जो लोकेशन है उसमें कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, किसानों को कुछ खास यहाँ से नहीं मिला है, मिडिल क्लास को भी बजट से कोई खास नहीं मिला है। एक तरीके से जो जो भी यूरोप आधारित मॉडल होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री के लिए किसी भी तरीके से लाभदायक नहीं होते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही मेरा मानना रहा है कि जो जो कॉपी आप लेके आते हैं, जो आप यूरोप के देशों से लेके आते हो, वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में पॉवर्टी है, और फिर जो है मिडिल क्लास लोग हैं उनकी कुछ अपनी उम्मीदें हैं, आप उनको किस तरीके से पूरा करते हैं। आपने हेल्थ सेक्टर पे इतना खर्च किया है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च किया है, तो क्या कुछ आप डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे सकते थे मिडिल क्लास को? क्या आप डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे सकते थे फार्मर्स को? इतनी बड़ी संख्या में ये कृषि प्रधान देश हमारा, इस कृषि प्रधान देश के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो कृषि प्रोडक्ट्स के ज़्यादा होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो ये कोरोना की जो पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी अगर आपके इकोनॉमी को किसी ने बचाया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। और उसको इतनी बड़ी एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा, जो शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, कि उसके प्रति एक मतलब इतनी बड़ी नफ़रत अगर आप पाल लेते हो, या फिर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में किसी भी तरीके से बात करने से कतराते हो, तो फिर एक ये कृषि प्रधान देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि वहाँ के जो किसान हैं वो बॉर्डर पर बैठे हों और आस लगाए बैठे हों, और जो गवर्नमेंट है वो यूरोप आधारित मॉडल को अपनाकर केवल केवल इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाने की, या कैपिटलिस्ट जो हैं हमारे उनको लाभ पहुंचाने की कोशिशें कर रही हो। तो ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश की सरकार जो है नहीं कर सकती हैं। मिडिल क्लास लोगों की सोचना होगा। मैंने पहले भी इकोनॉमिक्स में बात की है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो अमीर लोगों की काफ़ी कम होती है, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो जो है पुअर लोगों की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड का जो पैटर्न चलता है वो पुअर लोगों के द्वारा चलता है, और जो डिमांड आधारित मॉडल हैं उनको गवर्नमेंट
अगर फोकस करें, उनके बारे में सोचें, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपने पूरे बजट के अंदर मैंने देखा, एनालिसिस किया, पूरा जो है एक सप्लाई साइड का जो आपने मॉडल तैयार किए हैं, सप्लाई साइड के लिए आपने बजट जो है वो तैयार किया है। आप अगर डिमांड कैसे क्रिएट करोगे इकोनॉमी के अंदर, वहाँ से बहुत ही कम आपके जो आउटपुट है आपके इन बजट से मिलने वाले हैं। जब तक आप डिमांड के बारे में बात नहीं करोगे, अगर आप सप्लाई क्रिएट करते चले जाओगे, तो फिर ओवर प्रोडक्शन को भी आप एक टाइम पे फेस करने जाओगे। तो मैं नहीं समझता कि आप केवल सप्लाई की बात करें या केवल डिमांड की बात करें। आपको बैलेंस होके बात करनी होगी। आपको बजट पेश करने से पहले दोनों ही साइड पे फोकस करना होगा। जैसा कि पीएम किसान सम्मान योजना में भी किसी तरीके का कोई इंक्रीमेंट या किसी तरीके की कोई घोषणा जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई है। डिस इन्वेस्टमेंट जो है वो मैंने पहले भी बताया कि फ्यूचर की इनकम को वैसे ही रिड्यूस कर देते हो। आप अगर कुछ उद्योगों को बेचते हो, तो फिर आप जो इंजेक्शन देते हो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, जो आप किसी चीज़ को बेच के जो आप पैसा लेके आते हो और फिर उसको इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उससे 100% आप जो है वो आउटपुट नहीं ले सकते हैं। इसका कारण ये है कि अगर आपने कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट की है, किसी उद्योग को बेचा है, तो कोई ना कोई तो उससे नुकसान किसी न किसी को तो हुआ होगा, वेलफेयर कम हुई होगी। और अगर समवन बेटर ऑफ मैंने लिखा है यहाँ, और समवन वर्स ऑफ, इसका कारण यही है कि अगर आपने डिसइन्वेस्टमेंट की है तो कुछ लोगों को आपने लाभ पहुंचाया है और कुछ लोगों को आपने उनके कल्याण में कमी की है। इस बात को गवर्नमेंट जो है इससे भाग नहीं सकती है, इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती है कि जो पब्लिक सेक्टर हैं वो लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे हैं। और मैं तो पिछले 70 सालों की बात जब भी मोदी जी करते हैं, मैं हैरान रह जाता हूँ कि जो 70 सालों में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू जो पीएसयू खड़े किए गए, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर के जितने भी उद्योग हैं वो खड़े किए गए। अगर पहले वाली सरकारों की ये नीति होती डिस इन्वेस्टमेंट वाली, तो कहीं ना कहीं आज हमें विरासत के रूप में ये सभी सरकारी उद्योग ना मिले होते। तो आप सभी भी इस बात पर एक बार विचार कीजिएगा, क्या अगर पहले की जो सरकारें थी वो इस नीति को अपनाती, इन पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं, इनको सरकारी सेक्टर के जो उद्योग हैं, सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं, इनको अगर बेचने की नीति अपनाती, तो क्या आपको विरासत में ये मिलते। और उन युवाओं के लिए तो मौके बहुत ही कम रह जाएंगे जो अब सरकारी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए अपने हाथ पैर जो हैं वो मार रहे हैं, इधर उधर दाएं बाएं अपनी जो संभावनाएं हैं वो तलाश रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर आपके माइंड में डालना चाहूँगा कि जब आपके पब्लिक सेक्टर ही बिक जाएंगे, जब आपकी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो फ्यूचर इनकम को रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो क्या संभावनाएं आपकी जॉब की रह जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को मैंने पहले भी बोला है, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें हमारे वीडियो को इतना प्यार दें कि हमें इससे मोटिवेशन मिले। एक नई वीडियो के साथ हम इतने ही जोश के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।